नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धराली आपदा के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी। जीपीआर रडार की मदद से मलबे में दबे लोगों की होगी तलाश। प्रभावितों तक पहुंचाया जा रहा राशन पानी। सीएम धामी ने देहरादून समेत सभी 13 जिलों में किया संस्कृत ग्राम का उद्घाटन। प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर फोकस, संस्कृत भाषा में होंगे सभी काम। धराली आपदा से वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, मौके पर प्रभावितों के लिए नहीं है खाने पीने की व्यवस्था, राज्य सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। पहले दीपक बिजलवान और अब पौड़ी से ज्योति पटवाल बीजेपी में शामिल। भाजपा कर रही जीत का दावा। और हल्द्वानी में 11 साल के मासूम की हत्याकांड का खुलासा। पड़ोस में रहने वाले दरिंदे को किया गिरफ्तार। कुकर्म के इरादे से मासूम को घर ले गया था आरोपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी की धराली में आई आपदा के बाद से युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। हर संभव कोशिश के जरिए मलबे में दबे लोगों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। मौसम की चुनौती के बीच आज रविवार को हेली रेस्क्यू जारी रहा। प्रभावित इलाकों में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ड्रोन के साथ साथ जीपीआर रडार ने भी मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी रही। आपको बता दें कि प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य भी जारी रहा। राजधानी देहरादून के डोईवाला में आयोजित संस्कृत ग्राम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने वर्चुअल ही 12 जिलों में संस्कृत ग्राम का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका प्रचार प्रसार तेज किया गया है। 13 जिलों में संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं, जहां पर सभी कार्य संस्कृत भाषा में होंगे। बता दें कि सीएम धामी ने डोईवाला की रानी पोखरी महादेव नाले को भी लेकर बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि महादेव खाली की सुरक्षा, दीवार और अन्य कार्यों के लिए 9 करोड़ रुपए की धनराशि घोषित की गई है। देखिए, ये हमने राज्य में संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पहले से ही जो है घोषित किया हुआ है। यहाँ पर हमारी द्वितीय भाषा संस्कृत भाषा है और ये राज्य हमारा देवभूमि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदिगुरु शंकराचार्य जी से लेकर विवेकानंद जी तक सभी ने यहाँ पर साधना की है और जगह जगह पर देवस्थान हैं और देववाणी संस्कृत को बोलने वाले, उसमें पाठ करने वाले, ऐसे हमारे अनेक विद्वान हमारे देवभूमि के अंदर हैं। अब ये संस्कृत भाषा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे, उसके लिए 13 जो हमारे जनपद हैं सभी में एक संस्कृत ग्राम बनाने का हमने इसकी शुरुआत की है। वहीं धराली से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आपदा से जुड़ी जानकारी को साझा किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धराली में पानी और खाने की व्यवस्था नहीं की गई है, लोग विस्थापित होने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल पूछे कि भारी संख्या में मजदूर जो हैं वो लापता हैं। होटल और होम स्टे पर रुके गए श्रद्धालु का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मजदूरों की सूची कब जारी होगी, ये कहा गया है। वहीं करण महारा ने रेस्क्यू टीम का भी आभार जताया है। देखिए, धराली में पानी की कमी, दवाइयों की कमी, लोग कह रहे थे हमको राशन भी नहीं चाहिए, पानी चाहिए, हमको पुनर्स्थापित करने के लिए ज़मीनें दी जाएं। और वो कहते हैं कि सरकार का कोई आदमी आके यहाँ ये कोशिश नहीं कर रहा कि हमारी तकलीफ़ क्या है। 4 दिन बाद 5000 के चेक लेके पहुँच गए। ध्यान केवल उन बड़े लोगों पे है जिनको पहुँचा के शायद थोड़ा श्रेय मिल जाए, लेकिन गरीब मजदूर, कमज़ोर लोग वहीं फंसे हुए हैं, वो छटपटाहट में है। मैं खुश हूँ कि एक प्रयास से लोगों को हिम्मत आई कि पैदल वापस जाया जा सकता है और मेरे साथ खुद 45 से ज़्यादा लोग वापस आए। और हल्के हल्के अब जो उत्तरकाशी में लोग हैं, जो वहाँ के रिश्तेदार हैं, उनके परिचित हैं, वो लोग भी अब हिम्मत कर रहे हैं
और अब मुझे लगता है जल्दी से जल्दी होगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं फ़ौज के जवानों को और आईटीबीपी के जवानों को विशेषकर बहुत धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि अपने साथियों को गंवाने के बाद भी सरकार से पहुंचने से पहले वो वहां लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, उनको मदद कर रहे थे, दवाई लगा रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे। उत्तराखंड भाजपा में इन दिनों घमासान मचा हुआ है और उसकी वजह है उत्तरकाशी से निवर्तमान जिला अध्यक्ष दीपक बिजलवान, जिन्हें पार्टी ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई, वो भी कई नेताओं के खिलाफ जाकर। अब इस मौके का फायदा कांग्रेस ना उठाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में मचा घमासान, दीपक बिजलवान ने थामा बीजेपी का दामन। बिजलवान की एंट्री से पार्टी नेता हुए नाराज, कांग्रेस ने भी काटा बवाल। उत्तराखंड में बीजेपी ने उत्तरकाशी से निवर्तमान जिला अध्यक्ष दीपक बिजलवान को पार्टी में शामिल किया है, वो भी पार्टी नेताओं की नाराजगी के खिलाफ जाकर, जिसके बाद बीजेपी में इन दिनों घमासान देखने को मिल रहा है और कांग्रेस भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रही है। दरअसल निवर्तमान जिला अध्यक्ष दीपक बिजलवान पर विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें धोखाधड़ी, सरकारी धन का दुरुपयोग, गबन और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप शामिल हैं। इन आरोपों के बाद नवंबर 2022 में एसआईटी ने जांच शुरू की थी और जनवरी 2023 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय दीपक बिजलवान कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष थे। जब आरोप लगे तो शासन ने उन्हें पद से हटा दिया था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगाई और गिरफ्तारी पर भी राहत दी गई। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप निराधार पाए गए, लेकिन मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला भी बाकी है। ऐसे में अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर चुनाव होने हैं, तो दीपक बिजलवान का बीजेपी में शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाए हैं कि जब तक कोई व्यक्ति विपक्ष में है, कांग्रेस में है, तो वो महाभ्रष्टाचार है, महापापी है, और जैसे ही वो बीजेपी का दामन थामता है तो वो पवित्र बन जाता है। इतना ही नहीं, हरदा ने आरोप लगाया कि अब जिला पंचायत के चुनाव आए तो बीजेपी अपने बल पर तो उत्तरकाशी में जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना सकती थी, इसलिए दीपक को बीजेपी ने अपने सर माथे पर बैठा लिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव में पार्टी बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त कर रही है। उनका दावा है कि एक एक सदस्य के लिए करोड़ों रुपए तक की पेशकश की जा रही है। टेंडर खोल दिया और उनके टेंडर के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के लोग ये ज्ञापन दिया है महेंद्र भट्ट जी को। नागेंद्र चौहान, रमेश चौहान पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, सत्येंद्र सिंह राणा पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, मनवीर चौहान, मजे की बात है, जिनका रोज आप आईडी लगा करके बाइट लेते हो और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, मनवीर सिंह चौहान जो मीडिया के प्रभारी हैं भाजपा के, और स्वराज विद्वान राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा एससी मोर्चा, इन लोगों ने महेंद्र भट्ट जी को ज्ञापन दिया है दीपक बिजलवान के संबंध में कि वो निवर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करने के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करने का विरोध किया है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। बता दें कि दीपक बिजलवान को बीजेपी में ना शामिल करने को लेकर कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पत्र लिखा था, जिसमें नेताओं ने दीपक बिजलवान को पार्टी में शामिल करने को लेकर साफ तौर पर अपनी नाराजगी जताई थी। बावजूद इसके भाजपा ने दीपक बिजलवान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि दीपक बिजलवान की एंट्री पर बीजेपी उनकी तारीफ भी करती दिखाई दे रही है। देखिए, भाजपा ने कभी भी दीपक बिजलवान पर कोई आरोप नहीं लगाया। निश्चित रूप से उनकी जांच हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उनके कामों की जांच हुई, उसमें इंक्वायरी हुई और जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई हुई है। लेकिन चूँकि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, न उन पर कहीं किसी ने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार किया है, किसी अदालत ने उनको अपराधी घोषित नहीं किया, तो उनको ये कहना उचित नहीं होगा कि वो भ्रष्टाचारी हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो कांग्रेस का निराधार आरोप है।
वो तो आज तक तो कांग्रेस में थे, इसका मतलब तो कांग्रेस ही भ्रष्टाचारियों को पाल रही थी और पोषित करने का काम कर रही थी। ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। दीपक बिजलवान के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पंचायत चुनाव होने के बाद पार्टी अब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की होड़ में लगी है। ऐसे में चाहे फिर विपक्ष हो या भ्रष्टाचारी नेता, पार्टियों का फोकस सिर्फ और सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बीच पौड़ी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जहरी जिला पंचायत से कांग्रेस की नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटवाल भाजपा में शामिल हो गई हैं। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी की तरफ से लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब ज्योति पटवाल को पार्टी में शामिल कर लिया गया है और बीजेपी अपना पलड़ा इससे भारी समझ रही है। साथ ही 12 जिला पंचायत सीटों पर बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। आश्चर्य की बात है, प्रदेश अध्यक्ष इस बात को बोलकर अपने कार्यकर्ता को जो चुनाव लड़ना भी चाह रहा होगा उसको डरा रहे हैं। और कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही नहीं है, लोग ही नहीं है, प्रस्ताव अनुमोदक ही नहीं है। माने किसी को पकड़ के कैंडिडेट सोच भी लें तो प्रस्ताव अनुमोदक नहीं है, क्योंकि पूरे देश प्रदेश के जो लोग हैं, निर्वाचित जो लोग हैं, वो विकास साथ रहना चाहते हैं। और आज उनको पता है केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए वो सब तैयार है। और मैं आपको कह सकता हूँ 12 के 12 जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर पुष्पा नेगी और उपाध्यक्ष सीट पर देवकी बिष्ट को अपना दावेदार बनाया है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का भी पार्टी ने स्वागत किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि गांव की सरकार बनाने के लिए बीजेपी धनबल और बहुबल का इस्तेमाल कर रही है। उधर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। देखिए, आज नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस ने श्रीमती पुष्पा नेगी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के में हमने जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती देवकी बिष्ट जी को उम्मीदवार बनाया है। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और हम इस चुनाव को जीतते जा रहे हैं। देखिए, हम तो लोकतांत्रिक जो पक्ष है उसको बहाल करने की हमेशा कांग्रेस पक्षधर रही है और जिला पंचायत में आपने देख ही लिया होगा, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अध्यक्ष पद में हो, उपाध्यक्ष पद में हो, सम्मानित सदस्य लोग हों, हमारे पास मेजॉरिटी है। और भारतीय जनता के पास अब क्या है, LIU भेजी उन्होंने यहाँ, सोचिए प्रेस में। ये सोचने का विषय है, प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, LIU आ रही है देखने के लिए कौन आया, कितने सदस्य हैं, एजेंट की तरह इनके काम कर रही है पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस। उनको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसे सही करी जाए। प्रशासन को ये नहीं लग रहा है कि जो बदहाल सड़कें हैं, बदहाल व्यवस्था, उसको सही कैसे करा जाए। लोगों के घरों पे आप लोगों ने लाल निशान लगाए थे, भूलिएगा मत। पौड़ी के बउआखाल रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 221 पर बनी कलगड़ी पुल जो है वो आपदा की भेंट चढ़ गया है। पुल ढहने की वजह से कई गांव अलग थलग पड़ गए हैं। आलम यह है कि गांव के मरीजों को इलाज के लिए उफनती नदी को पार करना पड़ रहा है। उधर गांव के युवक अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। परेशानी है और मैं 15-16 किलोमीटर अभी पैदल चल के आ रहा हूँ, क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप पसीने से लरतर हो रखा हूँ। मेरे साथ और भी साथी हैं जो ग्रामवासी हैं और जगह जगह रोड का बुरा हाल है और क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ जो बिजली की है और लाइट भी नहीं है वहाँ पे और दूर संचार की बड़ी दिक्कत हो रही है। मंत्री जी से तो हम बार बार मंत्री जी से आग्रह करते रहते हैं, खास करके वो भी हमारे ग्राम सभा से हैं और हमारे बड़े भाई हैं। क्षेत्र में बहुत दिक्कतें हैं जो कि सोशल मीडिया पे जो भी आपका है उत्तराखंड क्रांतिदल का जो भी है उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो एक फलदौड़ी में एक गौशाला बह गया था
उसमें एक व्यक्ति की दुखद घटना हुई, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से डैमेज हो गया था। आज उसको हम 25 किलोमीटर पैदल आए और पावो से फलदौड़ी से पावो तक लाए, मुस्कली तक। तो उसका हमने जो भी किया वो हमारी मानवता है। हम चाहते हैं कि कहीं भी अगर भूस्खलन हो तो उस पर हर व्यक्ति, हर प्रत्याशी उस पर काम करे। उत्तराखंड का कुमाऊं अपने मेलों के चलते प्रसिद्ध है। कई ऐसे पौराणिक मेले लोगों के बीच यहां आज भी आकर्षण का केंद्र है। इनमें शामिल होने के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से यहां पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक है चंपावत के ऐतिहासिक देवीधुरा धाम में चल रहा बगवाल मेला। ये हर साल बाराही देवी देवीधुरा के मंदिर में लगता है। इस मेले को लेकर कई किंवदंतियां हैं। आइए इस रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। देवीधुरा, जिसका अर्थ है देवी का पहाड़, जो हिमालय के अंचल में बसा है। इन दिनों चंपावत के देवीधुरा स्थित मां बाराही धाम में बगवाल मेले का आयोजन चल रहा है। श्रद्धालु दूर दराज से मेले में शामिल होने के लिए देवीधुरा धाम पहुंच रहे हैं। यहाँ देवी की बाराही रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में मां बाराही देवी की मूर्ति में इतना तेज और शक्ति है कि कोई भी इस मूर्ति को खुली आंखों से नहीं देख सकता। कहा जाता है कि जो ऐसा करने की कोशिश करता है उसकी आंखें चली जाती है। इसी मंदिर में हर साल खेला जाता है पाषाण युद्ध, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इस पत्थरमार मेले में यहाँ के स्थानीय लोग 4 दलों में विभाजित होते हैं। इसे खाम भी कहा जाता है। ये खाम है चमियाल खाम, गढ़हवाल खाम, लमगड़िया खाम, बालिक खाम। मेले की शुरुआत चारों खामों के 2 दलों में विभाजन होने के साथ होती है। बगवाल बाराही मंदिर होली खांड के प्रांगण में खेली जाती है। इसे चारों मंडलों में युवा और बुजुर्ग लोग बजाते हुए नजर आते हैं। जैसा आप सभी लोग विदित है, इस वर्ष जो मेला है आज 5 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक ये दिव्य मेला आयोजित किया जा रहा है 2025 के लिए। मेले की तैयारियां लगातार जब से मैंने कार्यभार संभाला है इसमें लगातार चल रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश लगातार प्राप्त हुए हैं और उनकी एक परिकल्पना है कि जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने में एक प्रमुख घटक जो रहेगा वो धार्मिक पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देने और उसको संजोने के लिए उनके लगातार इस पर निर्देश प्राप्त है। जिस भवन में आप बैठे ये भी नहीं था और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 100 करोड़ में हमको मेरे पार्लियामेंट में मिला, जिसमें 19 करोड़ रुपया हमने इस भवन के लिए, इस प्रांगण के डेवलपमेंट के लिए लगाया है। और मंदिर माला और मानस खंड में इस परिसर को भी शामिल किया गया है। और चूंकि इसमें पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और रोड कनेक्टिविटी के लिए भी हमको और अच्छा रोड इसमें चाहिए, इसके लिए भी सरकार के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लगातार प्रयास करके इसको और आने वाले समय के अंदर जितना ये डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट को और बढ़ाएंगे। कहा जाता है कि प्राचीन समय में माता बाराही के गुणों को तृप्त करने के लिए तांत्रिकों द्वारा बारी बारी से नर बलि देने का प्रावधान बनाया गया था। लेकिन एक बार जब चमियाल खाम की एक बुजुर्ग महिला के इकलौते पौधे की बलि देने की बारी आई तो उसने मां बाराही की आराधना करनी शुरू की। पूजा से शुरू होकर मां बाराही ने कहा कि अगर मेरे गुणों के लिए एक आदमी के बराबर रक्त की व्यवस्था हो जाए तो वो नर बलि नहीं मांगेंगे। जिसके बाद चारों खामों ने मिलकर एक मनुष्य के बराबर खून माता को अर्पित करने का वचन दिया और तब से ये परंपरा बन गई है। अब हर साल रक्षाबंधन के दिन सर पर कपड़ा बांधे, हाथ में फूलों से सजा फर्रा, छंतोली और लट लिए बगवाले वो सब मैदान में माता रानी के जयकारों के साथ उतरते हैं और देवीधुरा मंदिर के प्रधान पुजारी शंखनाद के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। बीजेपी में अंतर्कलह का मामला सामने आया है। बता दें कि बाजपुर से बीजेपी नेता सुखदेव नामधारी ने उत्तर प्रदेश के सिख समुदाय से आने वाले राज्य मंत्री बलदेव पर कांग्रेस की भी पार्टी का होकर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य मंत्री बलदेव उत्तराखंड की राजनीति में दखल दे रहे हैं। बता दें कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से बलदेव को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। कुछ नेता अपने आप को नेता कहते हैं, जनता उन्हें मानती या नहीं मानती मुझे। उनको 2-2 बार विधायकी का टिकट दिया गया
अभी भी वो विधानसभा की सारी भाजपा की कमान संभाले हुए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं और जो इसको दिए हैं और जो है, तो वो जो पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है हमारा विकास शर्मा, जिसको हमारे संगठन ने बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उसको अपना बीडीसी मेंबर में। हल्द्वानी के गौलापार से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 11 साल के अमित को पड़ोस में रहने वाले उस आरोपी ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके साथ वो आखिरी बार सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। शुरुआत में ये मामला तंत्र विद्या से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन जब आरोपी के राज से पर्दाफाश हुआ तो हर कोई सुनकर सन रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये वही आरोपी है जिसने 11 साल के अमित को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया क्योंकि मासूम ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 11 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश की। बच्चे के चीखने चिल्लाने पर आरोपी झुंझला उठा और उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना हल्द्वानी के गौलापार थाना क्षेत्र की है, जहां 11 साल के अमित की हत्या उसके पड़ोसी में रहने वाले उस शख्स ने की, जिसके साथ आखिरी बार सीसीटीवी कैमरे में वो देखा गया था। घटना 4 अगस्त की है, जब अमित दोपहर के वक्त कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए दुकान पर गया और फिर गायब हो गया। परिवार ने हर तरफ उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद परिवार पुलिस थाने पहुंचा और मासूम के मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज करवाया। पुलिस ने अमित का पता लगाने के लिए घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की तलाश की, तो हत्यारोपी के साथ अमित जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस जब तक बच्चे के पास पहुंचती, उससे पहले ही ग्रामीणों ने अमित को मिट्टी में दबा देखा। बच्चे का शव कई टुकड़ों में कटा हुआ था। शरीर के कई हिस्से आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मिले हैं। बता दें कि शुरुआती जांच में पुलिस इस मामले को तंत्र विद्या से जोड़कर देख रही थी। वहीं आरोपी खुद को दिमागी तौर पर बीमार बताने का काम कर रहा था, लेकिन जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने हर जुर्म को कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि उसने बच्चे के शव को ठिकाने लगाने के लिए कई हिस्सों में उसे काटा था। देखिए, 4 अगस्त को काठगोदाम थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट हुई, जिसमें एक 10 वर्ष के बच्चे के गायब होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की और इसके साथ ही पुलिस ने अपना तलाशी भी शुरू की। जो उस दिन के सीसीटीवी और कुछ लोगों से पूछताछ की गई, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति से उसका बात करना और उसके साथ में जाना पाया गया था, तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसको बुलाया। उसके बाद में रात्रि में गांव वालों के द्वारा और पुलिस के द्वारा भी सर्च किया गया। अगले दिन सुबह पुलिस को अपने स्निफर डॉग के माध्यम से जो मिसिंग बच्चा था उसकी बॉडी मिलती है, जो हमारा संदिग्ध उससे घर के पीछे की तरफ, और जब देखा गया तो बॉडी में सिर और एक हाथ नहीं था। उसके बाद उस सारे क्षेत्र में पुलिस के द्वारा बहुत सघन तलाशी की गई, हर जगह देखा गया, सीसीटीवी का, इसके साथ साथ ड्रोन का, और उसके साथ साथ में हमारे एफएसएल की जो टीम है उनका भी यूज किया गया। और पुलिस ने मैनुअली और इक्विपमेंट से हर तरीके से वहाँ जो बचे बॉडी पार्ट थे वो तलाश करने का प्रयास किया। चूँकि पहले दिन से ही एक संदिग्ध जो है उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, उसके द्वारा अलग अलग पूछताछ में अलग अलग बयान दिए गए और अपने आप को मानसिक रूप से रोगी होना और अपनी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होने का पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। जब पुलिस ने इसे पूछताछ की तो बाद में अभियुक्त ने ये जुर्म करना स्वीकार किया। हत्या के इस खुलासे के बाद हर कोई सकते में है। मासूम के घर में कोहराम मचा हुआ है। पिता के कानों में उसके बेटे की आवाज गूंज रही है। भाई दरवाजे पर आज भी उसका इंतजार कर रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। धराली आपदा के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी। जीपीआर रडार की मदद से मलबे में दबे लोगों की होगी तलाश। प्रभावितों तक पहुंचाया जा रहा राशन पानी। सीएम धामी ने देहरादून समेत सभी 13 जिलों में किया संस्कृत ग्राम का उद्घाटन। प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर फोकस, संस्कृत भाषा में होंगे सभी काम।
धराली आपदा से वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, मौके पर प्रभावितों के लिए नहीं है खाने पीने की व्यवस्था, राज्य सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। पहले दीपक बिजलवान और अब पौड़ी से ज्योति पटवाल बीजेपी में शामिल, भाजपा कर रही जीत का दावा। और हल्द्वानी में 11 साल के मासूम की हत्याकांड का खुलासा। पड़ोस में रहने वाले दरिंदे को किया गिरफ्तार। कुकर्म के इरादे से मासूम को घर ले गया था आरोपी।